अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, बीट्स की, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग बात कर चुके हैं बीट्स की, इंटरफेरेंस की और स्टैंडिंग वेव की। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, है कि नहीं। अब सबसे पहले यहां पे देखो, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक सोर्स है, यहां कहीं हमारे पास एक सोर्स है और मान लो सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है। हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है, एफ है। अच्छा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसका मतलब है एक सेकंड में ये जो सोर्स रहेगा वो एफ वेव्स क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। मान लो फ्रीक्वेंसी एज्यूम करो, मान लो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। तो अगर किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो मीडियम के पार्टिकल को 20 बार वाइब्रेट कराएगा। और हमने ये चीज पढ़ी है कि मीडियम का पार्टिकल अगर एक बार वाइब्रेट करता है तो मीडियम में एक वेव क्रिएट होती है। तो अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर ये 20 वेव्स क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जो भी सोर्स है, ये सोर्स एक सेकंड के अंदर, ये जो सोर्स रहेगा, ये सोर्स एक सेकंड के अंदर वहां पे 20 वेव्स क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। अच्छा, जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो सोर्स अभी मेरा कैसा है, रेस्ट में। अब जो भी इसने साउंड वेव एमिट करी है वो साउंड वेव अब यहां पे मूव कर रही होगी टुवर्ड्स राइट की ओर। मान लो यहां कहीं हमारा एक डिटेक्टर है, तो यहां पे सोर्स है, यहां पे क्या है, डिटेक्टर है। और जिस डिटेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो डिटेक्टर भी कैसा है, रेस्ट में। तो हो क्या रहा है, सोर्स अभी रेस्ट में, इस सोर्स ने एक सेकंड में 20 वेव क्या करिए, एमिट करिए। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर ये डिटेक्टर रेस्ट में है, अगर सोर्स भी रेस्ट में है, डिटेक्टर भी रेस्ट में है, तो ये डिटेक्टर अब क्या करेगा, वेव रिसीव करना स्टार्ट करेगा। सोर्स यहां पे वेव एमिट कर रहा है और ये जो डिटेक्टर है वो वेव क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और ये डिटेक्टर कंटिन्यूअसली वेव क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब एक सेकंड के अंदर इसने जो नंबर ऑफ वेव्स क्या करी है, रिसीव करी है, वो डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी है। देखो यहां पे हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के, एक हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और दूसरा वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स का मतलब है कि सोर्स ने जो साउंड वेव एमिट करी, तो एक सेकंड में वो जो साउंड वेव एमिट करेगा वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। और डिटेक्टर एक सेकंड के अंदर जो वेव्स रिसीव करेगा वो डिटेक्टर के साउंड की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और देखा क्या गया है, अगर ये सोर्स रेस्ट में है और डिटेक्टर भी रेस्ट में है, तो ये डिटेक्टर एक सेकंड में एफ वेव्स क्या करता है, रिसीव करता है। अगर ये एक सेकंड में एफ वेव्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अगर सोर्स यहां पे एक सेकंड में एफ वेव्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो डिटेक्टर जो होगा वो एक सेकंड में एफ वेव क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है वहां पे। समझ में, जो भी सोर्स है ये सोर्स एक सेकंड में एफ वेव क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। और अगर डिटेक्टर मेरा रेस्ट में है तो ये डिटेक्टर भी एक सेकंड में एफ वेव क्या करता है, रिसीव करता है। इसका मतलब है कि जो साउंड सोर्स ने एमिट किया है, जो साउंड सोर्स ने एमिट किया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी वहां पे उस साउंड की है जो डिटेक्टर ने वहां पे क्या किया है, रिसीव किया। तो जो ऑब्जर्वर यहां पे साउंड रिसीव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर सोर्स और डिटेक्टर इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, अगर सोर्स और डिटेक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जाए,
एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव कर जाए। अब ऐसा कब होता है, या तो सोर्स मूव करना स्टार्ट कर दे, या डिटेक्टर मूव करना स्टार्ट कर दे, या फिर दोनों मूव करना स्टार्ट कर दें कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो होता क्या है, जैसे ही सोर्स और डिटेक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है, तो उस केस में डिटेक्टर जो साउंड रिसीव करता है उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती है, और ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम वहां पे डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग डालो, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट की। यहां पे जो है, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पे हम बात कर रहे हैं वहां पे डॉपलर इफेक्ट की। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट क्या डिफाइन करता है, डॉपलर इफेक्ट डिफाइन करता है, वहां पे लिखो, वहां पे डॉपलर इफेक्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो डॉपलर इफेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। देना एफ, वहां पे यहां पे अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है और डिटेक्टर ने जो साउंड रिसीव किया है उसको हम बोल रहे हैं एफ डैश, तो एफ डैश जो रहेगा वो हमारी होती है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। एफ वहां पे क्या है, सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो डॉपलर इफेक्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं एपेरेंट चेंज। डॉपलर इफेक्ट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं एपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, apparent change in frequency of sound due to relative motion, apparent change in frequency of sound due to relative motion between source and observer along the line of sight is called Doppler effect। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, चेंज हो रही है अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और ये जो फिनोमिना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होने का, किसके कारण, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इस फिनोमिना को हम वहां पे डिफाइन कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला, अगर मान लो सोर्स यहां कहीं है, मान लो सोर्स यहां कहीं है और डिटेक्टर यहां कहीं है, सोर्स यहां कहीं है, डिटेक्टर यहां कहीं है। अब जब ये सोर्स साउंड वेव एमिट करेगा, अब जब ये सोर्स साउंड वेव एमिट करेगा तो साउंड वेव हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, लेकिन इस डिटेक्टर के पास जो साउंड वेव रहेगी वो इस डायरेक्शन से पहुंचेगी। देखो क्लियर वहां पे, अगर ये तुम्हारा वहां पे सोर्स है और ये तुम्हारा वहां पे क्या है, डिटेक्टर है, तो अब मैंने तुमसे क्या बोला, अब मैंने तुमसे बोला कि वहां पे सोर्स है, यहां पे डिटेक्टर है, और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहां पे जब रिलेटिव मोशन होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, किसके अलोंग, इसको हम बोलेंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अलोंग द लाइन ऑफ साइट। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं वहां पे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो एपरेंट होती है उसमें चेंज आ रहा है अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और ये चेंज आ रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो अगले स्टेप में एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वहां पे डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, जब एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ टर्म लिखो। सबसे पहली टर्म लिखो वहां पे एफ, और एफ को हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एफ जो है, एफ को हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एफ डैश को हम क्या बोल रहे हैं, एफ डैश को हम बोल रहे हैं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर। वहां पर देखो है कि नहीं वहां पर।
तो f वहां पे क्या है, f है वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, और f डैश जो है, f डैश वहां पे क्या हो गया, f डैश हो गया वहां पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर। फिर वहां पे नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे v, और v को हम डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेकिन लिखना विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। जब भी हम साउंड की वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी हमेशा होगी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। अच्छा, अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, साउंड अगर मीडियम के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो हम लिखेंगे साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम प्लस मीडियम की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करोगे तो हमें साउंड की वेलोसिटी मिलेगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अभी जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो मीडियम वहां पे एयर है, अभी हम जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो मीडियम वहां पे एयर है, और ये एयर मेरी वहां पे रेस्ट में है। देखो, हम लोग यहां पे जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पे जिस मीडियम की बात कर रहे हैं वो मीडियम यहां पे क्या है, एयर है, और एयर मेरी वहां पे कैसी है, रेस्ट में। अच्छा, अब बताओ, वहां पे मीडियम मेरी एयर है और एयर मेरी वहां पे कैसी है, रेस्ट में। तो अब तुम क्या बोलोगे, वहां पे मीडियम की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। अगर मीडियम की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, इसका मतलब है जो साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम होगी वही साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। तो यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि v वेलोसिटी ऑफ साउंड है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, और मीडियम अगर नहीं चल रहा है तो बेसिकली ये वेलोसिटी बन गई किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बन गई वहां पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म वहां पे लिखो vs, और vs को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, vs को हम डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। vs को हम डिफाइन कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो vs वहां पे क्या हो गया, vs हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर वहां पे लिखो vd, और vd वहां पे क्या हो गया, vd वहां पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर, वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर बोल दो या फिर ऑब्जर्वर बोल दो। तो यहां पे हम बोलेंगे vd को वेलोसिटी ऑफ डिटेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हो क्या रहा है, सोर्स जब चलेगा तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, डिटेक्टर जब चलेगा तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन साउंड की वेलोसिटी मीडियम के रेस्पेक्ट में, और मीडियम अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये टर्म नोट डाउन कर लो। अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पे कॉमन फॉर्मूला या फिर एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, डॉपलर इफेक्ट कब पॉसिबल होगा, डॉपलर इफेक्ट पॉसिबल होगा जब साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिटेक्टर, और साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो साउंड की वेलोसिटी डिटेक्टर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी वहां पे। अच्छा, अब कुछ एक चीज देखो, वहां पे इससे पहले याद होगा, इससे पहले हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक केस लिया था इंटरफेरेंस में, और वहां पे याद होगा इंटरफेरेंस में वहां पे हमने क्या किया था, इस ब्लॉक को नंबर ऑफ स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था। अच्छा, अब बताओ यहां पे अगर यहां पे कोई सोर्स है, अगर यहां पे कोई सोर्स है और सोर्स को हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्ट्रिंग से वहां पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया।
यहां पे हमारे पास एक सोर्स है और इस सोर्स को हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग से वहां पे कनेक्ट किया था। वहां पे याद है सभी स्ट्रिंग मेरी आइडेंटिकल थी, सब में टेंशन भी सेम था। तो वहां पे याद होगा जब इस सोर्स ने एक साइकिल कंप्लीट करी थी तो यहां पे इस तरह से एक वेव बन गई थी और हर मीडियम में वेव हमारी सेम थी। तो वहां पे हमने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था और ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया था लैम्डा रेडियस का। और लैम्डा रेडियस का जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स थे ये सभी पॉइंट मीन पोजीशन से ऊपर की ओर उठ रहे थे। इसका मतलब है कि ये सभी पार्टिकल हमारे सेम फेज में थे और ये जो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं इनको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जब हम डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट में भी हम टर्म यूज कर रहे हैं वहां पे वेव फ्रंट। अब इसको और आगे समझो वहां पे। अच्छा, अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी मेरी 10 हर्ट्ज है, अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक साउंड का सोर्स है, हमारे पास एक साउंड का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते थे 1 अपॉन टाइम पीरियड। जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन टी और जो भी टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है 1/10 सेकेंड। देखो इतना है कि नहीं वहां पर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे यहां पे बोल रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज है। जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का टाइम, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से रिलेट कर तो 1/t है, टाइम पीरियड हो गया 1/10 सेकेंड। इसका मतलब है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में टी टाइम लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में टी टाइम लगता है। इसका मतलब है कि अगले 1/10 सेकेंड में अब दूसरी वेव मेरी क्या होगी, एमिट करना स्टार्ट करेगी। अब जैसे समझो यहां पे, मान लो यहां पे एक साउंड का सोर्स है और इस साउंड के सोर्स ने साउंड एमिट करना स्टार्ट किया। इसका टाइम पीरियड टी है, इसका टाइम पीरियड वहां पे क्या है, टी है। तो जैसे ये सोर्स यहां पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो वो डिस्टरबेंस सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। कितनी स्पीड से प्रोपोगेट करेगा, तो वो प्रोपोगेट कर रहा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड से। अब हम बात कर रहे हैं टी टाइम की, 1 साइकिल कंप्लीट होगी। तो 1 साइकिल अगर कंप्लीट होगी तो वो डिस्टरबेंस कहां पहुंच जाएगा, वो डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा कितने डिस्टेंस पे, लैम्डा पे। और लैम्डा की वैल्यू वहां पे होगी v इंटू टी। देखो है कि नहीं वहां पे। इसका मतलब है, देखो t इक्वल्स टू 0 पे इस सोर्स ने कोई साउंड वेव एमिट करना स्टार्ट किया। जैसे 1 साइकिल कंप्लीट होगी तो वो साउंड वेव या वो डिस्टरबेंस कहां पहुंच चुका होगा, यहां तक पहुंच चुका होगा। और टी टाइम का मतलब है कि फर्स्ट वेव का एमिशन कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, अब सेकेंड वेव एमिट होना स्टार्ट होगी। सेकेंड वेव को भी एमिट होने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। तो अगले टी टाइम में, अगले टी टाइम में ये जो डिस्टरबेंस रहेगा फिर से कितना आगे बढ़ेगा, फिर से ये बढ़ेगा v इंटू टी, लैम्डा आगे वहां पे। इसका मतलब है कि अगर मैं 2t टाइम बाद देख रहा हूं, देखो ये डायग्राम था t टाइम बाद, अब मैं अगर 2t टाइम बाद देखूंगा तो इसका मतलब है 2 वेव यहां पे फॉर्म हो चुकी है। पहली वेव तुम्हारी यहां कहीं पहुंच गई होगी, देखो चेक करो, ये फर्स्ट वेव रहेगी और ये तुम्हारी वहां पे क्या रही होगी, सेकंड वेव रही होगी। लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ वहां पे लैम्डा होगा या नहीं होगा वहां पे। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में 2 वेव्स एमिट हो चुकी है। मान लो फिर से हम टाइम पीरियड टी की बात कर रहे हैं। बताओ अगला जो टाइम पीरियड टी रहेगा उसमें डिस्टरबेंस अगेन कितना आगे बढ़ेगा, v इंटू टी बढ़ेगा। तो फिर से यहां पे लैम्डा लेके चले जाओ। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे फर्स्ट वेव फ्रंट आएगा, ये जो सेकंड वाला वेव फ्रंट रहेगा वो v इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करके सेकंड यहां पे आ जाएगा और थर्ड वेव फ्रंट यहां कहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोर्स है
ये सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड एमिट कर रहा है और जो भी वेव फ्रंट बन रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम वहां पे ऐसा बोलेंगे कि अगर मान लो कोई साउंड का सोर्स है और ये यहां पे क्या कर रहा है, इस तरह से वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, तो इन सबके बीच का डिस्टेंस लैम्डा होगा। अगर ये सोर्स मेरा कैसा है, अगर ये सोर्स मेरा वहां पे रेस्ट में, बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज और समझो, ये जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये जो वेव फ्रंट मेरे पास आ रहे हैं, इनका शेप कैसा है, इनका शेप स्फेरिकल है। हमारे पास जो भी वेव फ्रंट आ रहा है, हमारे पास जो भी वेव फ्रंट आ रहा है, वो वेव फ्रंट मेरा कैसा आ रहा है, वो वेव फ्रंट मेरा स्फेरिकल आ रहा है। देखो है कि नहीं? वहां पे हमारे पास जो भी वेव फ्रंट आ रहा है वो वेव फ्रंट स्फेरिकल आ रहा है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बहुत ज्यादा ले लूं, अगर ये तुम्हारा सोर्स है और ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उस केस में जो वेव फ्रंट रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली हमें कैसे दिखाई देंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी वेव फ्रंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला वहां पे डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, जनरल फॉर्मूला अगर डिराइव करने जा रहे हैं तो एक चीज और समझो, वहां पे फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1/t। टी जो टाइम पीरियड रहता है, टी टाइम पीरियड होता है बिटवीन टू वेव्स। पहली वेव निकली, देखो पहली वेव निकली, उसके बाद दूसरी वेव निकली, और इन दोनों वेव्स के बीच का अगर टाइम इंटरवल टी होता है, अगर हमारे पास एक वेव है, दूसरा वेव फ्रंट है और इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, टी है, तो मैंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड टी होता है वहां पे। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो यहां कहीं लो सोर्स, और ये जो सोर्स है, ये सोर्स यहां कहीं है t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे सोर्स यहां कहीं है, और ये जो सोर्स है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी वहां पे f है। तो इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी वहां पे f है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/f। देखो है कि नहीं, वहां पे जो भी सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, और फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी को मैंने लिखा है वहां पे क्या, 1/t। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो भी सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है, f है, और फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड से रिलेट कर रहे हैं, तो t इक्वल्स टू वहां पे हो गया 1/f। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स 0 पे ये सोर्स क्या कर रहा है, वेव एमिट करना स्टार्ट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं t टाइम की, तो t टाइम बाद अगर देखोगे तो वो जो वेव फ्रंट रहेगा वो यहां कहीं पहुंच गया होगा, और इस वेव फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इस वेव फ्रंट ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v इंटू टी। हम 1 कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। t इक्वल्स 0 पे यहां पे इसने पहली वेव एमिट करी, t टाइम बाद ये वेव फ्रंट यहां कहीं पहुंच गया वहां पे। अच्छा, अब ये तुम बताओ, मान लो डिस्टेंस लार्ज है तो इसको हम स्ट्रेट भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, जिस टाइम पे इसने साउंड एमिट करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे ये सोर्स क्या करता है, vs वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता है। देखो t इक्वल्स 0 पे इसने पहली साउंड वेव एमिट करी, हम t टाइम की बात कर रहे हैं, 1 कंप्लीट साइकिल बाद ये साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, v इंटू dt डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, जिस टाइम पे इसने ये वेव एमिट करना स्टार्ट किया उसी टाइम पे सोर्स ने चलना स्टार्ट कर दिया वीएस वेलोसिटी से। और हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन है साउंड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए सोर्स की वेलोसिटी से। अब सोर्स की वेलोसिटी तो कम है, तो टी टाइम बाद अगर देखोगे तो सोर्स यहां कहीं पहुंच गया होगा और सोर्स ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो ट्रेवल किया होगा vs इंटू टी। तो यहां पे t की वैल्यू 0 थी, यहां पे टाइम क्या हो गया कैपिटल T। और ध्यान है जैसे ही कैपिटल T टाइम कंप्लीट हो रहा होगा तो अब ये सोर्स सेकेंड वेव एमिट करना स्टार्ट कर रहा होगा वहां पे। अब बताओ ये तुम्हारा पहला वेव फ्रंट है और ये तुम्हारा सेकेंड वेव फ्रंट है। और बताओ इन दोनों वेव फ्रंट के बीच में अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है v माइनस वीएस इंटू टी। अभी तक क्या था, अभी तक वहां पे पहला जो वेव फ्रंट था और जो दूसरा वेव फ्रंट था उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा था, लैम्डा मेरी वहां पे वेवलेंथ थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो पहला जो वेव फ्रंट है और जो दूसरा वेव फ्रंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा v माइनस वीएस इंटू क्या हो गया t हो गया वहां पे। अब ये जो वेव फ्रंट है पहली और दूसरी वेव फ्रंट, अब ये आगे बढ़ेगी वहां पे। अब मान लो यहां कहीं हमारा एक डिटेक्टर है। अच्छा, अब ये डिटेक्टर क्या कर रहा है, ये डिटेक्टर t इक्वल्स टू 0 पे पहला वेव फ्रंट रिसीव कर रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे ये जो डिटेक्टर है ये पहला वेव फ्रंट रिसीव कर रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे जो भी डिटेक्टर है उसने यहां पे पहला वेव फ्रंट क्या किया है, रिसीव किया है वहां पे। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ जिस टाइम पे पहला वेव फ्रंट रिसीव कर रहा है, जिस टाइम पे पहला वेव फ्रंट रिसीव कर रहा है उसी टाइम पे ये डिटेक्टर चलना स्टार्ट कर देता है कितनी वेलोसिटी से, ये चलना स्टार्ट कर देता है vd वेलोसिटी से। ध्यान, सोर्स भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डिटेक्टर भी हमारा क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे, यहां कहीं सेकेंड वेव फ्रंट रहा होगा, ये पहला वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है। जो सेकेंड वेव फ्रंट रहेगा वो v वेलोसिटी से आ रहा होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोल दो d। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अच्छा, अब इसको समझो जरा। पहला वेव फ्रंट मुझसे टकरा गया, पहला वेव फ्रंट टकरा गया। अब मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे दूसरा वेव फ्रंट कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, d डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्वर जब इस वेव फ्रंट को देखेगा तो उसको वेलोसिटी v नहीं दिखाई देगी। इमेजिन करना क्या है, हम डिटेक्टर पे बैठ के देख रहे हैं, तो अगर हम डिटेक्टर में बैठ के इस वेव फ्रंट को देखेंगे तो ये वेव फ्रंट हमें d डिस्टेंस पे दिखाई देगा, लेकिन इस डिटेक्टर को ये वेव फ्रंट कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको वेलोसिटी दिखाई देगी v माइनस vd। देखो इतना समझो, हम ध्यान रखना, हम ग्राउंड फ्रेम पे जाके नहीं देख रहे हैं, हम डिटेक्टर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो डिटेक्टर के लिए क्या हो गया, डिटेक्टर के लिए पहला वेव फ्रंट टकरा गया, दूसरा वेव फ्रंट यहां कहीं है, लेकिन डिटेक्टर के लिए ये वेव फ्रंट v माइनस vd से क्या हो रहा होगा, पास आ रहा होगा। अब हमें मालूम है कि डिटेक्टर की वेलोसिटी भी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैं चल रहा हूं, यहां पे पहला वेव फ्रंट टकरा गया, अब जो दूसरा वेव फ्रंट है वो मुझसे d डिस्टेंस पे, लेकिन मेरी खुद की वेलोसिटी कम है, मेरी खुद की वेलोसिटी कम है, तो ये वेव फ्रंट पास आ रहा होगा और कुछ टाइम बाद सेकेंड वेव फ्रंट क्या होगा, टकराएगा। अब सेकेंड वेव फ्रंट को टकराने के लिए कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा t। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, v माइनस vd, ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना,
डी, टाइम पीरियड कितना लगा टी डैश, तो टी डैश वहां पे क्या है, टाइम पीरियड है दो वेव के बीच का, दो वेव को रिसीव करने के बीच का। अच्छा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t। जिस तरह से हम बोलते हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t। टी क्या है, टी वहां पे है दो वेव के एमिट होने के बीच का टाइम इंटरवल। तो जब हम डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे 1/t डैश। अब टी डैश यहां पे क्या होगा, टी डैश यहां पे टाइम इंटरवल होगा दो वेव को रिसीव करने के बीच का। तो पहली वेव रिसीव करी, दूसरी वेव रिसीव करी, तो टाइम इंटरवल जो टी डैश आएगा वो हो जाएगा d/v-vd। अब टी डैश की वैल्यू यहां पे तुम पुट करो तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी एपेरेंट वो आएगी v-vd। देखो है कि नहीं, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है चेक करो, वहां पे टाइम यही होगा कि नहीं होगा, टाइम हो जाएगा d/v-vd। ठीक है, तो ये हो जाएगा v-vd/d। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी यहां पे, जो भी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी टी डैश का मतलब हो जाएगा d/v-vd। जो भी टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल को हम क्या लिख रहे हैं, टाइम इंटरवल को लिख रहे हैं हम d/v-vd। और मैंने क्या बोला, पहली वेव रिसीव करी, दूसरी वेव रिसीव करी, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल रहेगा उसको इन्वर्स कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब d की वैल्यू पुट करो तो f डैश जो रहेगा वो हो जाएगा v-vd अपॉन हो जाएगा v-vs, और यहां पे आएगा t, और 1/t का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। तो यही हमारा वहां पे जनरल फॉर्मूला है। तो ध्यान है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला वेव फ्रंट टकराया, दूसरा वेव फ्रंट टकराया, इनके बीच का टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर लो, टाइम इंटरवल का इन्वर्स करोगे तो वही हमारी वहां पे क्या होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो फॉर्मूला मेरा फाइनली क्या बन के आ रहा है, तो उसको अब लिखो वहां पे। अभी जो हमने एजम्पशन लिया है, हमने एजम्पशन क्या लिया है कि यहां कहीं सोर्स था, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f थी, यहां कहीं डिटेक्टर है, डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी f डैश है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f है, डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी f डैश है। सोर्स कहां जा रहा है, सोर्स जा रहा है राइट की ओर, डिटेक्टर भी कहां जा रहा है, राइट की ओर। और जो भी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो भी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला आ रहा है f डैश इक्वल्स टू f इंटू v-vd अपॉन v-vs। तो यही हमारा वहां पे जनरल फॉर्मूला है। बस ध्यान रखना है vd vs ग्राउंड फ्रेम में है और v मीडियम के रेस्पेक्ट में। अगर मीडियम चलने लगेगा तो फिर ये रिजल्ट वहां पे चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं करना है, अगर मोशन एक्सेलरेटेड केस का है तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जब सोर्स और डिटेक्टर ये दोनों ही कैसे मूव कर रहे हैं, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखो है कि नहीं वहां पे, तो सोर्स और डिटेक्टर ये दोनों मूव कर रहे हैं वहां पे किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, अब बताओ वहां पे जब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे f डैश इक्वल्स टू f v माइनस vd अपॉन v माइनस vs, तो ध्यान रखना है जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे v vd सब साइन के साथ प्लेस किए जाएंगे। और साइन कन्वेंशन क्या है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है
उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ेंगे। देखो है कि नहीं वहां पे, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है, जो मेरा साउंड का डायरेक्शन होगा उसी को हम वहां पे क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वहां पे। क्लियर हुआ? तो अब मैं जो जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूला वहां पे आ गया एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस वी डी अपॉन हो जाएगा वहां पे क्या, वी माइनस वी एस, है कि नहीं। अब यहां पे अब नंबर ऑफ केसेस की बात करें। फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं सोर्स रेस्ट में, फर्स्ट केस में सोर्स रेस्ट में है और डिटेक्टर मोशन में। तो सोर्स अगर रेस्ट में है तो Vs वहां पे 0 कर दो, और डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर वहां पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब दो केसेस होंगे, फर्स्ट केस होगा डिटेक्टर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। फर्स्ट केस आ रहा है जब डिटेक्टर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, साउंड किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसको पॉजिटिव मानना है, तो Vd का साइन पॉजिटिव लो। अब फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ, पहले से साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन पुट करोगे तो ये हो जाएगा V माइनस वी डी अपॉन Vs, वहां पे 0 कर दो। तो अगर वहां पे सोर्स रेस्ट में है और डिटेक्टर मूव कर रहा है अवे, तो ध्यान, जब भी हम दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी हमेशा घटेगी, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू 1 से क्या होगी, कम आ रही होगी वहां पे। तो सोर्स रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है और डिटेक्टर कहां मूव कर रहा है, डिटेक्टर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। फिर देखो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा जो डिटेक्टर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। भाई सोर्स रेस्ट में, डिटेक्टर या तो अवे जा सकता है या फिर डिटेक्टर जा सकता है टुवर्ड्स। तो डिटेक्टर अगर टुवर्ड्स आएगा तो ये ऑपोजिट जा रहा है, तो इसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। मैंने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करेगा वो डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, तो Vd को हम वहां पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अच्छा, Vd को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f इंटू वी प्लस वी डी बाय वी। अब ध्यान ना, अगर डिटेक्टर पास आ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वहां पे बढ़ेगी, क्योंकि ये फैक्टर 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है सोर्स मोशन में है, सोर्स मोशन में है लेकिन डिटेक्टर रेस्ट में। सोर्स जो है, देखो जो सोर्स है, सोर्स मेरा वहां पे कैसा है, सोर्स मेरा वहां पे मोशन में है, लेकिन डिटेक्टर मेरा कैसा है, डिटेक्टर मेरा वहां पे रेस्ट में। अच्छा, फिर से अब इसमें आओ, वहां पे Vd को 0 कर दो। अब पहला केस क्या आ रहा है, पहला केस आ रहा है सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डिटेक्टर, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डिटेक्टर, तो Vs लेना पॉजिटिव। फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी, Vd 0, साइन पॉजिटिव पहले से ही नेगेटिव है तो ये हो जाएगा V माइनस Vs, और चेक करो ये वैल्यू V अपॉन V माइनस Vs, ये वेक्टर 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है सोर्स अगर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाने पे घटेगी। सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि सोर्स मूव कर रहा है अवे, अवे अगर जा रहा है सोर्स तो Vs का साइन लो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ये वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी आएगी, तो हम बोलेंगे इस केस में जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस केस में जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो कॉमन रूल क्या है, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या होगी, घटेगी वहां पे। अच्छा, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है दोनों ही मोशन में है। अब यहां पे 4 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बन रहा है, पहला केस बन रहा है दोनों मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर।
अच्छा, दोनों मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो Vs का साइन पॉजिटिव, Vd का साइन नेगेटिव। पुट करो F इंटू V प्लस Vd अपॉन V माइनस Vs। Vs तो साइन के साथ ही प्लेस करना है, तो चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। और ध्यान है, ये फैक्टर सबसे ज्यादा है, ये फैक्टर सबसे कम है, तो इस केस में जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर एपेरेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, इसका मतलब है सोर्स और डिटेक्टर दोनों मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। सेकेंड केस क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, दोनों मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, तो Vd का साइन पॉजिटिव, Vs नेगेटिव। अब फॉर्मूला क्या होगा, अब फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे F डैश इक्वल्स टू F Vd पॉजिटिव, तो V माइनस Vd अपॉन Vs नेगेटिव। और चेक करना, ये हमारी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म सबसे छोटी हो गई, ऊपर वाली टर्म सबसे छोटी हो गई और नीचे वाली टर्म सबसे क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी वहां पे क्या, F से ज्यादा। जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी F से क्या होगी, ज्यादा होगी वहां पे। नहीं, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो F से क्या होगी, कम हो जाएगी, सबसे कम होगी वहां पे अगर दोनों मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल था, नेक्स्ट केस पॉसिबल था दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू वही निकल के आ जाएगी वहां पे। तो पहला केस क्या हुआ, दोनों मूव कर रहे थे टुवर्ड्स ईच अदर। फिर नेक्स्ट केस क्या आया, दोनों मूव कर रहे थे अवे फ्रॉम ईच अदर। तीसरे केस में डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब डायरेक्शन सेम होता है तो इसमें तो ये फॉर्मूला बन गया। अब एक केस ये भी होता है कि डिटेक्टर पीछे हो और सोर्स आगे, ये Vd ये Vs, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले डिटेक्टर आगे था, सोर्स पीछे था। अब क्या हो रहा है, सोर्स आगे है, डिटेक्टर पीछे। अब ध्यान है, इस केस में साउंड ऐसा जा रहा है, और मैंने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसको वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ो, तो Vd और Vs दोनों को साइन लगा दो नेगेटिव, और Vd और Vs दोनों को अगर नेगेटिव साइन लगाओगे तो ये तुम्हारी टर्म वहां पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, F डैश इक्वल्स टू F V माइनस Vd अपॉन V माइनस Vs। क्वेश्चन में जो बोल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग साइन पुट कर देना, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन हमारा वहां पे क्या आ रहा है, डायरेक्शन अगर सेम आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी, या ऐसा बोल लो, अगर अप्रोच कर रहा है, अगर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या होगी, घटेगी। लेकिन फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों कैसे मूव कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस देखो वहां पे, अब जो जनरल फॉर्मूला आया है फ्रीक्वेंसी का वो आया है F डैश इक्वल्स टू F इंटू V माइनस Vd अपॉन हो गया V माइनस Vs। देखो यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है, V माइनस Vd अपॉन क्या हो गया, V माइनस Vs वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे कि ये तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा डिटेक्टर है। अब कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, सेम डायरेक्शन चल रहे थे, तब ये फॉर्मूला था। अब मान लो यहां पे विंड भी चल रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि VW वहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, और विंड क्या हो रही है, विंड वहां पे साउंड के अलोंग चल रही है। वहां पे जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में विंड भी वहां पे क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में विंड भी क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है वहां पे।
तो तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वहां पे साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने क्या बोला है, इन सब फॉर्मूले में वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आई थी क्योंकि मीडियम रेस्ट में था, लेकिन मीडियम अगर चलेगा तो साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, साउंड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, साउंड मीडियम के रेस्पेक्ट में राइट की ओर जा रहा है, मीडियम भी राइट की ओर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी डी अपॉन वी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वहां पे वी एस। तो यही हमारी वहां पे क्या रही होगी, यही हमारी वहां पे एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि विंड जो है वो ऑपोजिट चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है विंड उसके ऑपोजिट चल रही है, लेकिन साउंड की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पे हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, v माइनस वी डब्ल्यू से। तो विंड अगर साउंड के अलोंग चल रही है तो v प्लस वी डब्ल्यू लिखना, और विंड अगर ऑपोजिट जा रही है तो वहां पे v माइनस वी डब्ल्यू लिखना। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि विंड जो है वो किसी एंगल पे चल रही है, तो विंड अगर किसी एंगल पे चल रही है तो विंड का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में होगा वी डब्ल्यू कॉस थीटा। तो फिर रिजल्ट वहां पे बनेगा v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और यहां पे होगा v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि विंड अलोंग जाएगी तो v प्लस वी डब्ल्यू, ऑपोजिट है तो v माइनस वी डब्ल्यू, लेकिन अगर थीटा एंगल पे है तो वहां पे हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और नीचे वाली टर्म भी हो जाएगी v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा वहां पे, है कि नहीं। तो अगर विंड चलेगी तो फिर ये फॉर्मूले में वहां पे क्या होगा, चेंज आ रहा होगा वहां पे। फिर देखो मैंने तुमसे क्या बोला है, मैंने तुमसे वहां पे बोला है कि जब भी हम डॉपलर इफेक्ट कंसिडर करेंगे, डॉपलर इफेक्ट हमेशा कंसिडर करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो नेक्स्ट केस लिखो वहां पे कि हमारे पास एक डिटेक्टर है और ये डिटेक्टर जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे है। हमारे पास एक डिटेक्टर है और ये डिटेक्टर वहां पे कहां है, सर्कुलर ट्रैक पे है। तो डिटेक्टर मेरा सर्कुलर ट्रैक पे है और यहां कहीं हमारे पास एक सोर्स है। तो जो भी डिटेक्टर है, जो भी हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर हमारा कहां पे है, डिटेक्टर हमारा रेस्ट में है, कहां पे, सेंटर पे है। जो भी सोर्स है, सोर्स चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली साउंड एमिट कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ। जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर हमारा रेस्ट में है। अब क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि अगर डिटेक्टर सर्कल के सेंटर पे खड़ा है तो उस केस में इस डिटेक्टर ने जो साउंड रिसीव किया उसकी फ्रीक्वेंसी एफ से कम है, एफ से ज्यादा है, या फिर एफ के इक्वल है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो Vd, Vs, V ये सभी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ साइट कंसिडर की जाती है। मान लो किसी टाइम पे सोर्स यहां कहीं है, तो हमें मालूम है डिटेक्टर तो रेस्ट में है, तो Vd तो वहां पे 0 कर दो। Vd 0 करोगे तो f डैश हो जाएगा f अपॉन f इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। लेकिन मैंने क्या बोला, वेलोसिटी हमेशा कंसिडर करनी है अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अब किसी टाइम पे सोर्स की वेलोसिटी बताओ अलोंग द टेंजेंट है कि नहीं है। डॉपलर इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट आ रहे होंगे वहां पर। अब बताओ सोर्स की कोई भी वेलोसिटी है क्या अलोंग द लाइन ऑफ साइट, नहीं। तो Vs लाइन ऑफ साइट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो Vs cos 90 हो जाएगा 0। तो इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी f डैश इक्वल्स टू f। देखो है कि नहीं वहां पे,
मैंने क्या बोला है, मैंने तुमसे बोला है कि जब भी डॉपलर इफेक्ट हम कंसीडर करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट हमेशा हम कंसीडर करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के अलोंग हम क्या करेंगे, सोर्स की वेलोसिटी देखेंगे, लाइन ऑफ साइट के अलोंग ही हम क्या करेंगे, डिटेक्टर की वेलोसिटी देखेंगे। तो ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है और इस लाइन के अलोंग सोर्स की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो Vs को 0 कर दो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, बराबर होती है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट केस क्या निकल के आता है, नेक्स्ट केस निकल के आता है कि जो भी सोर्स है, सोर्स तो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स है और जो भी सोर्स है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। और किस तरह से मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है वहां पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां कहीं हमारे पास एक डिटेक्टर है और ध्यान ना, डायग्राम हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहां कहीं एक डिटेक्टर है और ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर इस साउंड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेकिन ये डिटेक्टर मेरा कैसा है, ये डिटेक्टर मेरा रेस्ट में। अब किसी टाइम पे जो सोर्स है, सोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इस पोजीशन पहुंचा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट में। अच्छा, इस टाइम पे सोर्स ने इस टाइम पे यहां पे कुछ वेव क्या करी, एमिट करी। अच्छा, इस पोजीशन पे जो भी इसने साउंड एमिट किया है, कुछ टाइम बाद ये साउंड क्या होगा, इस डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पे हम डॉपलर इफेक्ट देखते हैं तो वहां पे हम लाइन ऑफ साइट खींचेंगे। अब यहां पे अगर देखोगे तो बताओ, ये मेरी लाइन ऑफ साइट होगी कि नहीं होगी वहां पे, तो ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। सोर्स की वेलोसिटी बताओ इस डायरेक्शन में है कि नहीं है वहां पे। मान लो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। अब मैंने क्या बोला है, इस पोजीशन को बोलो ए। बताओ सोर्स की जो वेलोसिटी होगी, सोर्स की जो वेलोसिटी होगी अलोंग द लाइन ऑफ साइट कंसीडर करनी है, और अलोंग द लाइन ऑफ साइट वेलोसिटी होगी Vs cos थीटा। अच्छा, डिटेक्टर रेस्ट में, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का F इंटू वी अपॉन वी। अब ध्यान है, ये पास आ रहा है, ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो नीचे साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा V माइनस Vs cos थीटा। पास आ रहा है तो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तभी जब नीचे वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा वहां पे। तो ये फ्रीक्वेंसी कब होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड के लिए जो उसने ए पे क्या किया था, एमिट किया था वहां पे। लेकिन क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा बोल दे कि ये सोर्स लार्ज डिस्टेंस पे, बताओ क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा बोल दे कि जो भी डिटेक्टर है, डिटेक्टर लार्ज डिस्टेंस पे है, बताओ डिटेक्टर अगर लार्ज डिस्टेंस पे है तो थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, थीटा को 0 कर दो। और बताओ थीटा अगर 0 होगा तो cos 0 क्या हो गया, 1। अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा तो थीटा 0 तो cos थीटा 1, cos थीटा 1, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, मैक्सिमम। ये टर्म मैक्सिमम होगी तो ये टर्म मिनिमम हो जाएगी। फिर से समझो, ये टर्म मैक्सिमम तो ये टर्म मिनिमम, ये टर्म मिनिमम तो ये पूरी टर्म मैक्सिमम। इसका मतलब है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F इंटू वी अपॉन वी माइनस Vs, और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी जब उसने साउंड कहां पे एमिट किया होगा, ए पे एमिट किया होगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद ये सोर्स मूव करके आ रहा होगा बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो यहां कहीं है, लाइन ऑफ साइट, बताओ ये मेरे लाइन ऑफ साइट है कि नहीं है वहां पे।
ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट, ये एंगल वहां पे थीटा, ये जो रहेगा ये एंगल थीटा। अच्छा, अब ये एंगल अगर थीटा है तो चेक करो, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब अगर इस पोजीशन पे देखोगे तो सोर्स पास नहीं आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो आएगी वो आएगी vs cos थीटा। और हमें मालूम है सोर्स अगर दूर जा रहा है तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा f इंटू वी। दूर जा रहा है तो साइन पॉजिटिव लेना चाहिए, तो ये साउंड का डायरेक्शन है, इसको नेगेटिव कर दो तो वैल्यू हो जाएगी f इंटू वी अपॉन वी प्लस vs cos थीटा। तो इस पोजीशन पे जो साउंड एमिट करेगा उसके लिए ये एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इस पोजीशन पे जो साउंड एमिट किया उसके लिए एपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ये डिस्टेंस लार्ज है तो cos थीटा वहां पे 1, cos थीटा 1, तो ये पूरी टर्म मैक्सिमम, ये पूरी टर्म मैक्सिमम, तो ये पूरी टर्म मिनिमम। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी बी पोजीशन के लिए, और वो होगी f इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है कि जो भी सोर्स है, सोर्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो पूछता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जब वो साउंड ए पे एमिट हुआ होगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जब वो साउंड कहां पे एमिट हुआ होगा, बी पे एमिट हुआ होगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद सोर्स मूव करके यहां कहीं आ जाएगा, कुछ टाइम बाद सोर्स मूव करके यहां कहीं आएगा, और कुछ टाइम बाद सोर्स मूव करके यहां कहीं आ रहा होगा। अच्छा, जब सोर्स यहां पे आएगा तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इस तरह से होगी, सोर्स यहां पे आएगा तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी वहां पे। अब जो भी डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट हमें कंसीडर करना है अलोंग द लाइन ऑफ साइट, इसको बोलो सी, इसको बोलो डी। अब बताओ, किसी टाइम पे सोर्स अगर सी पॉइंट पे आएगा और इस पोजीशन पे उसने कुछ साउंड एमिट किया, तो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। यहां पे 90 करोगे तो 0, यहां पे देखोगे तो लाइन ऑफ साइट के साथ अगेन एंगल 90, तो ये भी 0। तो इसका मतलब है सी और डी पे, सी और डी पे जब कोई सोर्स साउंड एमिट करेगा तो कुछ टाइम बाद वो साउंड यहां पहुंचेगा, लेकिन जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इसका मतलब है सी और डी पोजीशन के लिए कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम तभी आ पाएगी जबकि साउंड ए और बी पे एमिट हुआ होगा, लेकिन ये डिस्टेंस वहां पे कैसा होगा, बहुत लार्ज होगा वहां पे। अब मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि डिस्टेंस लार्ज नहीं है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। अब बताओ, फिर से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो जो भी सोर्स है वो सोर्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये एक फिक्स डिस्टेंस है, और मान लो ये डिस्टेंस है डी। अब मैंने क्या बोला, किसी टाइम पे सोर्स अगर यहां कहीं है और यहां पे वो क्या कर रहा है, कुछ साउंड वेव एमिट कर रहा है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट ये है कि नहीं, इस डायरेक्शन के अलोंग डॉपलर इफेक्ट देखना है, यहां पे साउंड की वेलोसिटी है, और मैंने बोला ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी वहां पे क्या हो गया, थीटा। अब इस पोजीशन पे जो उसने साउंड एमिट किया है, कुछ टाइम बाद साउंड यहां पहुंचेगा, तो ए के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी f इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा। ये अप्रोच कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे वहां पे वी एस कॉस थीटा, लेकिन ध्यान है ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं होगी। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखो अब इस केस में ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो सोर्स अपनी पोजीशन क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा,
और एक टाइम ऐसा आएगा जब सोर्स मूव करके यहां कहीं पहुंच रहा होगा, और उस केस में जो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, सोर्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, किसी टाइम पे सोर्स यहां कहीं पहुंचा और सोर्स की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, और यही मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाए, तो बताओ क्या होगा भाई। थीटा क्या था? थीटा वहां पे एंगल था किसके बीच का? लाइन ऑफ साइट और वीएस के बीच का। लेकिन जैसे सोर्स मूव करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि लाइन ऑफ साइट के अलोंग ही वीएस आ जाएगा, और लाइन ऑफ साइट के अलोंग अगर वीएस आ गया तो उस केस में ये एंगल तो क्या हो जाएगा? जीरो, और ये एंगल जीरो, तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि ये टर्म मिनिमम तो ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब उसने साउंड यहां कहीं एमिट किया होगा। ये वो पोजीशन होगी जहां पे जो डायरेक्शन लाइन ऑफ साइट का है वही डायरेक्शन वीएस का है। इसका मतलब है कि लाइन ऑफ साइट टेंजेंट के अलोंग है, वही डायरेक्शन वीएस का है। लेकिन जब तक ये साउंड, देखो साउंड तो उसने यहां पे एमिट किया, लेकिन साउंड को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो जब तक साउंड यहां पहुंचेगा तब तक सोर्स अपनी पोजीशन क्या कर चुका होगा? चेंज कर चुका होगा। अच्छा, इसी केस में पूछ रहा है मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम का मतलब देखो एक टाइम ऐसा आएगा सोर्स यहां कहीं होगा, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन हमारा लाइन ऑफ साइट का है। बताओ, अब ये सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स अगर दूर जा रहा है तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस हो जाएगा। ये टर्म मैक्सिमम तो ये टर्म मिनिमम। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और वो पोजीशन क्या होगी। लेकिन ध्यान ना, ये वो पोजीशन है जब साउंड एमिट हुआ है, लेकिन जब तक वो साउंड रिसीव करेगा तब तक सोर्स क्या होगा? आगे मूव कर जाएगा। तो देखोगे मॉड्यूल में और बुक में इस तरह से सर्कुलर पाथ के वहां पे क्वेश्चन दिए हैं, तो वहां पे क्वेश्चन इसी लॉजिक से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट वहां पे ध्यान ना, अभी मैं यहां पे डॉपलर इफेक्ट के डिफरेंट केसेस क्या कर रहा हूं? कंसिडर कर रहा हूं। तो अभी एक तो हमने कंसिडर किया सर्कुलर पाथ का केस, दूसरा हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? दूसरा आप कंसिडर करो कि हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट ट्रैक है, हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट ट्रैक है कि इस डायरेक्शन में यहां पे मान लो एक्स एक्सिस है और यहां पे मान लो वाई एक्सिस है। तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वहां पे क्या है? वाई एक्सिस है। यहां कहीं हमारे पास एक सोर्स है, यहां कहीं हमारे पास एक सोर्स है, और सोर्स की वेलोसिटी वहां पे क्या है? Vs है। तो यहां कहीं हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी वहां पे क्या है? Vs है। यहां कहीं एक डिटेक्टर है। अब ये जो सोर्स है, ये सोर्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? साउंड एमिट कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी f है। अब मान लो किसी टाइम पे सोर्स था ए पॉइंट पे, किसी टाइम पे सोर्स कहां पे था? ए पॉइंट पे था, और उसने यहां पे कोई साउंड क्या किया? एमिट किया। अब ये जो साउंड रहेगा, ये साउंड इस डायरेक्शन में डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। तो अब ये जो रहेगी, ये मेरी वहां पे लाइन ऑफ साइट होगी। तो जो भी इसने साउंड यहां पे एमिट किया है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। ये एंगल थीटा, तो ध्यान ना, सोर्स अभी पास आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से पास आ रहा है? Vs cos थीटा से। तो यहां पे अब ये जो साउंड रिसीव करेगा उसका फॉर्मूला होगा f इंटू वी, Vd जीरो है तो ये हो जाएगा f इंटू वी, ये पास आ रहा है तो ये हो जाएगा v माइनस Vs cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये जो रहेगा ये हमारी वहां पे क्या हो जाएगी? ये हमारी वहां पे एपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वहां पे।
देखो है कि नहीं यहां पे? तो जो भी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो भी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा एफ इंटू वी अपॉन हो जाएगा वहां पे कितना, v माइनस वी एस कॉस थीटा। अच्छा, कुछ टाइम बाद सोर्स यहां कहीं पहुंचेगा, देखो है कि नहीं वहां पे? कुछ टाइम बाद सोर्स यहां कहीं पहुंचेगा। अब इस पोजीशन पे भी वो साउंड क्या करेगा, एमिट करेगा। लेकिन जब ये साउंड एमिट कर रहा होगा तो ये तुम्हारा सोर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट होगी, थीटा कितना 90 डिग्री, ये पोजीशन बोलो बी। तो बी पोजीशन पे इसने जो साउंड एमिट किया है उसके लिए कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। थीटा पुट कर दो 90 तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे कितना, एफ के बराबर। कुछ टाइम बाद सोर्स यहां कहीं पहुंच जाएगा, देखो है कि नहीं वहां पे? कुछ टाइम बाद सोर्स यहां कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, जब सोर्स यहां कहीं पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में Vs होगा वहां पे। सोर्स यहां पे था, फिर सोर्स यहां पे था, कुछ टाइम बाद सोर्स यहां कहीं पहुंच गया। अच्छा, किसी टाइम पे सोर्स अगर यहां कहीं होगा तो बताओ ये तुम्हारी वहां पे लाइन ऑफ साइट होगी कि नहीं होगी वहां पे? मान लो ये एंगल थीटा। अब मैंने क्या बोला है, डॉपलर इफेक्ट कंसीडर करना है अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल भी वहां पे क्या हो गया, थीटा हो गया वहां पे। और ये एंगल अगर थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा वीएस कॉस थीटा। अब इस पोजीशन पे जो साउंड एमिट करेगा, इस पोजीशन को बोलो सी, और इस पोजीशन पे जो उसने साउंड एमिट किया है उसके लिए सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी सी के लिए एपेरेंट, वो आएगी एफ इंटू वी। दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो नीचे साइन हो जाएगा वी प्लस वी एस कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर कोई सोर्स है, सोर्स इस तरह से मूव कर रहा है तो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले हम कुछ इसी तरह से क्या करेंगे, यूज करेंगे। डॉपलर इफेक्ट हमेशा हम कंसीडर करते हैं किसके अलोंग, अलोंग द लाइन ऑफ साइट के अलोंग। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है और इसको समझना वहां पर। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि जो भी सोर्स है, ये सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड एमिट कर रहा है। हमारा जो सोर्स है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। देखो है कि नहीं वहां पे? मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक सोर्स है और जो सोर्स है, ये सोर्स कंटिन्यूअसली वहां पे क्या कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है। किसी टाइम पे सोर्स यहां कहीं पहुंचा, हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। किसी टाइम पे सोर्स यहां कहीं पहुंचा, उस टाइम पे इस ऑब्जर्वर ने कोई साउंड रिसीव किया, तो हमें बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी f से कम होगी, f से ज्यादा होगी, या फिर f के इक्वल होगी। समझ में रहा है? मैं बोल रहा हूं कि जो भी सोर्स है, ये सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। सोर्स कंटिन्यूअसली साउंड एमिट कर रहा है, ये डिटेक्टर कंटिन्यूअसली साउंड रिसीव कर रहा है। किसी टाइम पे सोर्स डिटेक्टर के नियरेस्ट आता है, उस टाइम पे इसने कोई साउंड रिसीव किया, तो बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f से कम है, f से ज्यादा है, f के इक्वल है। तो ध्यान रखना है, डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होगा, जब उस पोजीशन, इस पोजीशन पे अगर वो साउंड एमिट करता है, इस पोजीशन पे अगर उसने कोई साउंड एमिट किया तो उसके लिए कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो ये साउंड यहां पे एमिट करेगा, बताओ वो उसी टाइम पे यहां पहुंचेगा क्या? साउंड को पहुंचने में हमेशा टाइम लगेगा, और टी टाइम के अंदर तो ये सोर्स क्या होगा, आगे निकल जाएगा वहां पे। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है या बताना है कि फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि जिस टाइम पे सोर्स यहां पे आया, जिस टाइम पे सोर्स यहां पे आया उस टाइम पे डिटेक्टर ने कोई साउंड रिसीव किया, लेकिन बेसिकली ये साउंड जो रहा होगा वो सोर्स ने पहले कहीं एमिट किया होगा।
तो मान लो सोर्स ने ये साउंड एमिट किया है x डिस्टेंस पीछे, अब इसने साउंड यहां पे एमिट किया, तो उस पॉइंट पे अगर हम डॉपलर इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा f डैश इक्वल्स टू f अपॉन f इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा। अच्छा, इसने साउंड यहां पे एमिट किया, साउंड को यहां से यहां तक लाने में टाइम t लगा। अब t टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया v इंटू टी। जितने टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचा है उतने ही टाइम में सोर्स यहां से यहां पहुंचा है, तो x जो रहेगा वो हो जाएगा vs इंटू टी। तो सोर्स ने साउंड यहां पे एमिट किया है, लेकिन इसके पास साउंड कब पहुंचा, जब ये सोर्स क्लोजेस्ट आया। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा हो जाएगा vs अपॉन v। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देना, तो यहां से हमें वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिल जाएगी वहां पे। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि जिस टाइम पे सोर्स क्लोजेस्ट है उस टाइम पे इस डिटेक्टर ने जो साउंड रिसीव किया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना, और दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो f से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने केवल डॉपलर इफेक्ट का रिलेशन डिराइव किया है और मैंने वहां पे जनरल केसेस कंसीडर किए। सर्कुलर होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा तो क्या होगा, विंड चल रही है तो क्या होगा। तो अब तुम्हें करना क्या है, इसकी थ्योरी पढ़नी है और फिर तुम्हें डॉपलर इफेक्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और ध्यान रखना है डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है। इनफैक्ट मैं समझ लो कि हर साल जेई मेंस या जेई एडवांस में पूछा जाता है, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने बात करी है कांस्टेंट वेलोसिटी की। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और साथ में हम बात करेंगे कि अगर मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, है कि नहीं। तो अभी तुम्हें करना क्या है, थ्योरी को रिवाइज करो और अब डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो। लेकिन कौन सा केस कंसीडर करना है, जहां पे सोर्स और डिटेक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वहां पे। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।